Dear students, we will start the poem Ode to the West Wind, composed by P.B. Shelley. In the first stanza, we have seen that West Wind, the poem is divided into 5 sections, and the first stanza of this ode describes the effect of west wind on the land. फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा है वेस्ट विंड का जो है क्या प्रभाव पड़ता है जब वो चलती है तो ज़मीन पर, जब ज़मीन पे वेस्ट विंड चलती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था. एड्रेसिंग द वेस्ट विंड, द पोइट सेज दैट ओ वेस्ट विंड, यू आर द ब्रेथ ऑफ ऑटम बीइंग. हे वेस्ट विंड, तुम तो ओटम रूपी शरीर की आत्मा हो. वेस्ट विंड ड्राइव्स द डेड लीव्स लाइक द मैजिशियन. वेस्ट विंड जो है सूखी पत्तियों को ले जाती है उड़ा करके उसके साथ, जैसे जादूगर भूत को भगाता है. द वेस्ट विंड स्केटर्स द सीड्स एंड कवर्स देम विद द डस्ट. वेस्ट विंड बीजों को जमीन में गाड़ देती है और उनको मिट्टी से ढक देती है. When the season of spring comes, they sprout into plants. और जब वे बसंत का मौसम आता है तो एक एक करके उसी तरह से निकलते हैं जैसे बाड़े से भेड़ एक एक करके निकलती है. The poet says that they fill the earth with living hues and odor. कवि ने कहा है कि जब वे पौधे बनते हैं, फूल उनके खिलते हैं, तो प्लेन को और माउंटेन को खुशबू से भर देते हैं. नाउ द सेकेंड स्टेंजा begins. Thou on whose stream mid the steep sky commotion and loose clouds like earth's decaying leaves are shade, shook from the tangled bug of heaven and are seen, angel of rain and lightning. They are spread on the blue surface of thine earthy surge, like the bright hair uplifted from the height of some fiery chimney-yard. Even from the dim verge of the horizon of the zenith height, the locks of approaching storm, thou, dirge of the dying year, to which this closing night will be the doom of a vast sepulchre, valued with all thy congregated might of vapors, from whose solid atmosphere black rain and fire and hell will burst all here. The poet addresses the west wind and says, thou on whose stream mid the steep sky commotion. है वेस्ट विंड, तुम तो वो हो, दाओ, यू, ऑन हुज स्ट्रीम, जो चलती है, मिड द स्टीप स्काई कमोशन, स्काई के बीच में कमोशन पैदा कर देती है, हलचल पैदा कर देती है. तुम तो वो हो. व्हेन यू ब्लो, जब तुम चलती हो. मिड द स्टीप स्काई कमोशन, स्टीप ऊंचा, हाईएस्ट, मिड बीच में, स्काई आसमान के, कमोशन हलचल पैदा कर देती हो. हे जंगली पश्चिमी हवा, जब तुम चलती हो तो ऊंचे आसमान के बीच में भी कमोशन पैदा हो जाती है, हलचल पैदा हो जाती है. तुम तो वो पावरफुल शक्ति हो जिसके चलने से, दाओ ऑन हुज स्ट्रीम, जिसकी धारा से, मिड द स्टीप स्काई कमोशन,
ऊंचे आसमान के बीच में हलचल पैदा हो जाती है। लूज क्लाउड्स लाइक अस डिकेइंग लीव्स आर सेड। लूज क्लाउड्स, बिखरे हुए बादल। क्लाउड्स विच आर लूज, बादल जो बिखरे हुए हैं। लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर सेड। लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स, पृथ्वी की सूखी पत्तियों की तरह। आर सेड, नीचे गिरा दिए जाते हैं। सैड, नीचे बिखेर दिए जाते हैं। इन द सेकंड स्टेंजा द पोइट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द एयर. It carries the loose clouds on its surface. These clouds are compared to the messengers of the rain and lightning. इन बादलों को बारिश और लाइटनिंग का मैसेंजर कहा गया है. The clouds are compared to the lock of hair of some monster. इन बादलों की तुलना किसी मॉन्स्टर के बालों से की गई है, दैत्य चुड़ैल के बालों से. It gives the information about the year which is coming to an end. और ये बादल हमें इन्फॉर्म देते हैं उस वर्ष के बारे में जो कि एंड होने जा रहा है, जिसका एंड होने आ रहा है. In this stanza, Shelley gives us very abstract imagery. शैली ने बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी इसमें दी है जब वो कहता है Black rain and fire and hell will burst. इस तरह से शैली ने हमें बहुत ही शानदार इमेजरी दी है. The poet praises it for its destructive and creative power. It has twofold influence on the earth. वेस्ट विंड का दो प्रकार का प्रभाव धरती पे पड़ता है. उसके बाद कवि क्या कहता है? The clouds, when the west wind blows in the sky, the clouds are the leaves of the two mighty trees, the ocean and the sky. The west wind is a stream that sweeps away these leaves. These clouds get scattered over the blue surface of the sky and spread all over it from the extreme boundary of horizon. Thou on whose stream the steep sky commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shade. Shook from tangled bug of heaven and ocean. Heaven and ocean. देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर इमेजरी इसने दी है कवि ने. टेंगल्ड, उलझी हुई, बग्स, शाखाएं, हेवन एंड ओशिन, स्वर्ग और समुद्र की. स्वर्ग से लेकर के समुद्र तक, समुद्र से लेकर स्वर्ग तक एक पेड़, एक नेचुरल पेड़ की इमेजिन कवि ने की है. ऐसा लगता है जैसे समुद्र से लेकर के स्वर्ग तक एक बहुत बड़ा पेड़ इस तरह से बना हुआ है. और जब वेस्ट विंड चलती है इस तरह से आसमान में, तो इस पेड़ को बहुत ज़ोरदार तरीके से झकझोर देती है. इसकी इमेजरी देखिए, समुद्र से जो पानी उठता है वो आसमान में जाकर के बादल बन जाते हैं. और जब वेस्ट विंड चलती है तो इन बादलों को झकझोर देती है और फिर वहाँ से क्या होता है, बारिश गिरती है, ओले गिरते हैं, बिजली चमकती है. और इस इमेजरी को शैली ने इस कविता के माध्यम से समझाया है. Shook from tangled bug of heaven and ocean. Heaven and ocean की जो उलझी हुई शाखाएं हैं, heaven और ocean रूपी पेड़ की जो शाखाएं हैं, उनको तुम सुक कर देती हो, उनको तुम हिला देती हो. और फिर उनसे क्या होता है, उनसे बारिश आती है. एंजल ऑफ हेवन एंड लाइटनिंग, तुम तो एंजल हो. द पोइट एड्रेसेस द वेस्ट विंड एज एन एंजल, एंजल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग. उसको रेन और लाइटनिंग का एंजल कहता है. देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज. और तुम फैल जाती हो आसमानी सतह पे. एरी सर्ज, आसमानी सतह, ऑफ दाइन, तुम्हारी.
देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, उस जो नीली सतह है आसमान की, ऑफ दाइन एरी सर्ज, तुम्हारी हवाओं के द्वारा तुम वहां पे फैल जाती हो आसमान में। लाइक द ब्राइट हेयर, और किस तरह से फैल जाती हो, लाइक द ब्राइट हेयर, जैसे कि चमकीले बाल, अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायरसी मैनियार्ड, कोई खूंखार भयंकर मैनियार्ड, फायरेसी भयंकर, मैनियार्ड के तरह। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, वेस्ट विंड का आसमान में चलना इस तरह से लगता है जैसे कोई भयंकर मैनियार्ड हो। मैनियार्ड कौन है? शराब के देवता है बेकस, और उस बेकस की पुजारिन है मैनियार्ड। नाउ यू कैन इमेजिन द वर्शिपर ऑफ द गॉड ऑफ वाइन, आप कल्पना कर सकते हैं शराब के देवता की जो पुजारिन है वो कैसी होगी। वो शराब के देवता को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से पूजा कर रही होगी। उसके भयंकर बाल सिर पे सीधे खड़े हुए, और वो भयंकर रूप से पूजा कर रही है। इसी तरह से वेस्ट विंड के बारे में कवि ने कहा है कि तुम तो भयंकर मैनियार्ड की तरह हो। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, डिम धुंधला, वर्ज किनारा, ऑफ द हॉरिजन, उस क्षितिज का, टू द जेनिथ हाइट, ऊंचाई तक तुम जाती हो। क्षितिज के धुंधले किनारे से लेकर के तुम बहुत ऊंचाई तक जाती हो। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, द हॉरिजन ऑफ द जेनिथ हाइट, तुम क्षितिज से लेकर के सर्वोच्च ऊंचाई तक जाती हो। हॉरिजन, जहां पे धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस जगह से जेनिथ हाइट, सर्वोच्च ऊंचाई तक तुम जाती हो। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, तुम तो आने वाली तूफान की चोटी हो, तुम तो सूचना देने वाली हो। द इन्फॉर्मर, यू इन्फॉर्म अबाउट द अप्रोचिंग स्टॉर्म, तुम आने वाले तूफान के बारे में सूचना देती हो। दाउ डर्ज ऑफ डाइंग ईयर, तुम तो आने वाले, दाउ यू, डर्ज शोक गीत हो। मॉर्निंग सॉन्ग, दाउ आर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द ईयर, डाइंग ईयर, तुम तो खत्म होते हुए वर्ष का शोक गीत हो। जैसे कोई मर जाता है फिर वहां पे शोक गीत चलता है, ऐसे ही इस खत्म होते हुए वर्ष का तुम शोक गीत हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डूम, और इस वर्ष के लिए, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, ये बंद होती हुई रात, विल बी द डूम, डूम का काम करेगी, गुंबद का काम करेगी। ऑफ अ वास्ट सेपल्चर, उस विशाल मकबरे के लिए। वास्ट सेपल्चर, सेपल्चर मकबरा। वेल्यूटेड विद, जो बना हुआ है, वेल्यूटेड ढका हुआ है, बना हुआ है, विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट, तुम्हारी पूरी शक्ति से, तुम्हारी पूरी शक्ति से। और किसकी शक्ति? ऑफ वेपर्स, औस कणों की शक्ति से। तुम्हारी औस कणों की शक्ति से बने हुए इस मकबरे का तुम गुंबद हो। कवि ने यहाँ पे बहुत जटिल एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी काम में ली है। द पोइट यूजेस एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी इन दिस स्टैंजा। इस इमेजरी को समझने के लिए आप यहाँ समझिए, ये ओसीन है और यहाँ से ओस की बूंदें उठती है, वेपर्स, ये ओस की बूंदें, और ये इकट्ठा हो जाती है कहाँ जाकर के? आसमान में जाकर के इकट्ठा हो जाती है और इनसे बादल बन जाते हैं। अब आप समझिए, ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट, कॉन्ग्रीगेटेड माइट, माइट शक्ति और कॉन्ग्रीगेटेड इकट्ठा की गई, ऑफ वेपर्स, ओस कणों की, ओस कणों की तुम्हारी इकट्ठा की गई शक्ति, और उससे ये गुंबद बन जाता है।
to which this closing night will be the doom of vast sepulchre, voluted with all thy congregated might of vapors. तुम्हारी ओस की बूंदों से इकट्ठा की गई शक्ति जिससे ये गुंबद बनता है और फिर वहां से बारिश होती है, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फियर, और उसके सॉलिड एटमॉस्फियर से ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल ब्रस्ट ओह हियर, उस गुंबद से फिर भयंकर बारिश होती है, फायर तूफान आता है, एंड हेल और ओले गिरते हैं, ब्रस्ट फूट पड़ते हैं, ओ हियर सुनो, हे वेस्ट विंड तुम तो वो पावरफुल शक्ति हो जो ब्लैक रेन, फायर और हेल लेके आती हो, हियर सुनो सुनो। कवि ने लास्ट स्टेंजा में बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी का प्रयोग किया है। दाउ डर्ज ऑफ डाइंग ईयर, तुम तो खत्म होते हुए वर्ष का शोक गीत हो। ये जो वर्ष जो कि एंड की ओर आ रहा है उसका तुम शोक गीत हो। टू विच इज क्लोजिंग नाइट, शोक गीत 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम, जैसे कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे बैठने जाते हैं, तो जो गुंबद है, बैठने वाला जो रूम है, उसकी कल्पना कवि कर रहा है, क्योंकि वर्ष जो है डाइंग ईयर ख़त्म होने वाला है और उसका शोक गीत मनाया जा रहा है, और तुम शोक गीत गाने वाली हो वेस्ट विंड। और कहाँ पे गाती हो, कहाँ बैठते हैं? टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, ये क्लोजिंग नाइट जो है विल बी द डूम, गुंबद का कार्य कर रही है, ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, उस विशाल मकबरे का, वेल्यूटेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, जो कि तुम्हारी इकट्ठा की गई शक्ति से बना हुआ है, फ्रॉम उस सॉलिड एटमॉस्फियर, और उस सॉलिड एटमॉस्फियर से ब्लैक रेन, काली बारिश, एंड फायर, अग्नि, बिजली, एंड हेल और ओले विल ब्रस्ट फुट पड़ेंगे, ओ हियर है सुनो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी को कवि ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद 3rd स्टेंजा अगले वीडियो में आपको मिलेगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट यू कैन इजीली गेट द नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, थैंक्स।